अस्सलाम वालेकुम। दो बातें हम कर चुके हैं, एक आलमी करेंसी डॉलर कैसे बना और दूसरी कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का रेट कैसे तय होता है और स्टेट बैंक का क्या रोल है। आज हमने दो बातें और करनी है, एक ओपन मार्केट में डॉलर कैसे ट्रांजैक्ट होता है और ब्लैक मार्केट में डॉलर कैसे ट्रांजैक्ट होता है। जो ब्लैक मार्केट में या ओपन मार्केट में जो रेट तय होता है उसको आर्टिफिशली कैसे कंट्रोल किया जाता है और स्टेट बैंक इसको आर्टिफिशली कैसे कंट्रोल करता है। अगर स्टेट बैंक ये काम ना करता तो आर्टिफिशली अगर कंट्रोल ना करता तो डॉलर का रेट कैसे होता और क्या बनता, ये दो बातें हमने डिस्कस करनी है। तो पहले हम ओपन मार्केट के ऊपर चलते हैं। ओपन मार्केट को आप आसान ज़बान में ये समझें कि ओपन मार्केट ये है कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं ये बेसिकली ओपन मार्केट है। जो मनी चेंजर्स बैठे होते हैं, आपने कभी अपने शहर में अपने इलाके में लोग देखे होंगे कि जो डिफरेंट नामों के साथ हबीब एक्सचेंज कंपनी, मनीग्राम वाले, या ये वो लोग बैठे होंगे। इस नाम से जो बैठे होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारी एक्सचेंज कंपनीज है। ये एक्सचेंज कंपनीज कैसे बनी थी, कब बनी थी, अच्छी बनी थी, बुरी बनी थी, ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये वो मनी चेंजर्स हैं कि जो कि ऑफिशियली जिनको इख्तियार है डॉलर का ख़रीदने का और बेचने का, फॉरेन करेंसी को ख़रीदने और बेचने का, स्पेशली डॉलर, हम चूँकि डॉलर के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात करनी है कि हमने पहले भी पिछले भी हमने एपिसोड में ये सीखा था कि जब भी कोई मार्केट होगी वो डिमांड और सप्लाई से रेट को तय करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कहाँ से आ रही है और सप्लाई कहाँ से आ रही है। इस मार्केट में जो ओपन मार्केट है, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, इसमें जो सप्लाई आ रही होती है डॉलर की, जो इनफ्लो आ रहा होता है, वो एक्सपोर्ट्स से नहीं आता, वो एफडीआई से नहीं आता, वो एफपीआई से नहीं आता। इसमें दो तीन जगहों से आ रहा होता है। एक तो रेमिटेंसेस, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको रेमिटेंसेस लेने का इख्तियार है और कुछ को नहीं है। जिनको इख्तियार होता है वहाँ पे वो रेमिटेंसेस लेके आ रहे होते हैं। और दूसरा जो ऑन काउंटर जो चीज़ें बिक्री होती हैं, यानी कि जो वो ट्रैवलर जो बाहर से लोग आते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब पाकिस्तान में जो आते हैं, वो आके इनके पास जाके जो पैसे बेच देते हैं, जो डॉलर बेच देते हैं, करेंसी वो कोई भी बेच सकते हैं। वो टर्किश लीरा बेचते हैं, वो मैक्सिकन पीसो बेच सकते हैं, वो सऊदी रियाल बेच सकते हैं, वो डॉलर बेच सकते हैं। लेकिन दोनों का तरीकाकार अलग अलग है। डॉलर का अलग है और बाकी करेंसीज का अलग है। वो हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, अभी हम सिर्फ मोटी मोटी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो होता ही है कि वो आके ये दो जगहों से पैसे आ रहे होते हैं, एक तो रेमिटेंसेस और दूसरा ऑन काउंटर जो चीज़ें बिक्री होती हैं। अच्छा, अब जा कहाँ पे रहा होता है? जो यहाँ से आउटफ्लो होता है वो इसी तरह से आउटफ्लो होता है कि हमारे जो मेडिकल के ऊपर खर्चा होना होता है, हमने यहाँ से पैसे बाहर भेजने होते हैं। हमारे जो बच्चे या हमारे बहन भाई जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए पैसे बाहर जा रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो और इसी तरह के कामों के लिए जो हमने पैसे बाहर भेजने होते हैं, वो मतलब यहाँ से इंपोर्ट के लिए, डिमांड के लिए पैसा नहीं जाएगा। यहाँ पे किसी कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड पे नहीं जाएगा, वो इंटरबैंक मार्केट से जाएगा। यहाँ से जो पैसे जाएंगे वो ये वाले जाएंगे, यानी कि ट्रैवलर्स के लिए जाएंगे और मेडिकल वाले के लिए जाएंगे, और हमने को हज उम्रा करना है और उसके लिए पैसे यहाँ से बाहर जाएंगे। ये इस मार्केट का तरीकाकार है। अब होता यह है कि पहले हम बात कर लेते हैं डॉलर की। मिसाल के तौर पे कि बाहर से बंदा आया, एक तो रेमिटेंसेस वाले आ गए पैसे, इनके पास वहाँ से किसी ने भेजे और वेस्टर्न यूनियन या इनके पास एक्सचेंज कंपनीज के पास, उस एक्सचेंज कंपनी में इनके पास पैसे आ गए, डॉलर्स आ गए। या मेरे पास डॉलर्स थे और मैंने डॉलर जाके काउंटर के ऊपर इनके पास बेच दिए। जब मैंने इनके पास डॉलर बेच दिए तो इनके पास डॉलर इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपनी तरफ से रुपया निकाल दिया, यानी कि उसके डॉलर के अगेंस्ट मुझे रुपया दे दिया और डॉलर इनके पास आ गए। अब उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये डॉलर बेच भी रहे होते हैं। एक तो डॉलर मुझसे ख़रीदा उसने और एक वो डॉलर बेच रहे होते हैं। एंड ऑफ द डे ये एक शीट बनाते हैं। वो शीट बनाते हैं, वो एक स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है कि ये शाम को एक शीट बना रहे होते हैं कि या तो इन्होंने वो डॉलर्स कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं, 6 दिन, 7 दिन या 5 दिन, 5 वर्किंग डेज हैं या 7 वर्किंग डेज हैं, ये अपने पास रख सकते हैं। बाकी ये होता है कि इनको वो डॉलर्स बैंक में जमा कराने होते हैं। कुछ डॉलर्स ये अपने पास रख सकते हैं, 15% है शायद। बाकी ये डॉलर्स इनको बैंक में जमा कराने होते हैं विदिन 7 डेज। वो इनके जो इस एक्सचेंज कंपनी का अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा, वो वहाँ पे या तो जमा कर देंगे, जब इनको ज़रूरत पड़ेंगे तो ये वहाँ से विदड्रॉ कर देंगे, या एक्सचेंज कंपनी वाला ये करता है, वो इंटरबैंक मार्केट में उसको बैंक में फ़रोख्त भी कर सकता है, उसको फ़रोख्त कर देता है, अपनी जान छुड़ा लेता है। उसको लगता है कि यार कि अगर ये डॉलर मैंने अकाउंट में रखा तो ये रिस्की हो सकता है, कल ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया पाकिस्तानी रुपया तो ये मेरे लिए रिस्की हो जाएगा, या डॉलर डेप्रिशिएट होगा तो रिस्की हो जाएगा, तो उसको बेच देता है। यानी कि ये दोनों काम हो सकते हैं। यानी कि अब दो काम हो गए। जो डॉलर आया, डॉलर आने के बाद उसने डॉलर वो बिका, नेट ओपन पोजीशन शाम को बनी,
शाम को जो बनी उस हिसाब से उसने डॉलर इंटरबैंक में या जमा करा दिया और जब उसको चाहिए होगा तो वहां से विड्रॉ कर देगा या बेच के अपनी जान छुड़ा लेगा। इसका ये इनफ्लो का और आउटफ्लो का तरीकाकार है। दूसरा इससे भी दिलचस्प है कि जो कि नॉन डॉलर करेंसी है। नॉन डॉलर करेंसी क्या होती है? नॉन डॉलर करेंसी ये है कि डॉलर के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं, इसमें से 3-4 करेंसीज ऐसी हैं, यूरो है, पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, जापानी येन है, शायद अब चाइनीज युआन भी है, जिनका आप अकाउंट पाकिस्तान में खोल सकते हैं। बाकी जितनी भी करेंसी हैं उसका अकाउंट नहीं खुलता, मतलब टर्किश लीरा का कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, मैक्सिकन पीसो का कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, साउथ अफ्रीका से जो रैंड आ रहे होते हैं उनका कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, या मतलब कोई और करेंसी आ रही है, सऊदी रियाल का बहुत ज़्यादा सऊदी रियाल आ रहे होते हैं, और ये आप यकीन करें ये बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे होते हैं। जो काउंटर के ऊपर बिक रहा होता है, डॉलर बिक रहा होता है, मैं बहुत एहतियात से बड़ा कंजर्वेटिव आपको नंबर अगर दूँ तो ये 1 साल में तकरीबन 1 अरब डॉलर इसका, ये तमाम जितनी भी हमारी एक्सचेंज कंपनी है, तकरीबन 1 अरब डॉलर, 1 बिलियन डॉलर के आगे पीछे सेल हो रहा होता है। इसी तरह जो नॉन डॉलर करेंसीज हैं, अगर इसको भी कन्वर्ट करें तो मैं अगर बड़ी ही कंजर्वेटिव अगर आपको दूंगा तो आम दिनों में, ये जो नॉर्मल डेज होते हैं, इन आम नॉर्मल दिनों में ये तकरीबन को 2-3 मिलियन डॉलर के आगे पीछे के अगेंस्ट ये पैसे नॉन ट्रांजैक्ट हो रहे होते हैं, कि ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है और ये अमाउंट इम्पैक्ट डालती है आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर। अच्छा, ये अगर तो वो जो नॉन डॉलर करेंसी है, इस नॉन डॉलर करेंसी को या तो वो अपने अकाउंट में बंदा जमा करा देगा, अगर नहीं जमा कराएगा तो क्या करेगा? ये जाके एक्सचेंज कंपनी के ऊपर बेचेगा। बेचने के बाद क्या होगा कि वो एक्सचेंज कंपनी वाला इसके अपने पास जमा कर लेगा, इसको रुपए दे देगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये सारे पैसे एक बैग में बंद होंगे, यानी कि जो नॉन डॉलर करेंसीज हैं ये एक बैग में बंद होंगी। ये बैग में बंद होने के बाद ये एयरपोर्ट पे जाएगी, एयरपोर्ट पे FIA वाला इसको चेक करेगा, इसको काउंट करेगा, काउंट करने के बाद लिखेगा कि ये इतनी करेंसी ये मौजूद है, उसको सील करेगा। सील करने के बाद ये सारे पैसे चले जाएंगे दुबई। इसी तरह से करिए वहाँ पे ये जब लैंड करेगा, लैंड करने के बाद वहाँ पे एक और बंदा खड़ा होगा, वो इसको काउंट करेगा दोबारा। काउंट करने के बाद वहाँ पे वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा कि जो पैसे वहाँ से चले थे उतने ही पैसे यहाँ पे पहुँचे हैं। ये वहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट होगा। डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद 2-4-5 दिन का टाइम होता है शायद इनके पास, एक्सचेंज कंपनी के पास, अगर वो वहाँ पे पैसे के वो वहाँ पे दुबई में इसको रख सकते हैं। अदरवाइज अदर देन अगर 2-4 दिनों के बाद इनको हर हाल में दोबारा उसी कंपनी के, एक्सचेंज कंपनी के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, बैंकिंग चैनल के थ्रू उस फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो इसका मतलब है कि ये लोग मज़ीद डॉलर नहीं ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ख़रीदते हैं तो डॉलर तो इनके पास पहले भी पड़ा हुआ है। तो फिर अगर आप इनके पास डॉलर बेचने के लिए जाते हैं या फॉरेन करेंसी बेचने के लिए जाते हैं तो ये आपको इतना कम रेट देते हैं कि आप इनको बेच नहीं सकते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो मेरा तो वो है ही नहीं, तो इस तरह से ये उस आउटफ्लो को, इनफ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर इनका आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, जैसे कि आज के हालात हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको डिमांड ज़्यादा लग रही होती है, तो ये आप उनके पास जाएंगे तो या तो सीधा इनकार करेंगे कि डॉलर की शॉर्टेज है, डॉलर है ही नहीं है। दूसरा, आप जब ये कहते हैं कि यार कि मुझे बहुत अशद ज़रूरत है, तो ये हो सकता है कि ये एक आपको अनऑफिशियल रेट ज़्यादा करके दे दें, ये 235 पे ना दें, 250 पे बेचें। तो ये इसका एक इनफ्लो और आउटफ्लो का मैकेनिज्म है ओपन मार्केट का। स्टेट बैंक यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? स्टेट बैंक यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने सख्त कर देता है कि यहाँ से डॉलर का इनफ्लो तो हो सके, आउटफ्लो ना हो। वो ये कह सकता है कि आप $1000 से ज़्यादा बेच नहीं सकते, $500 से ज़्यादा बेच नहीं सकते, $400 से ज़्यादा बेच नहीं सकते। तो ये एक इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। जब ये रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, भले आप इंटरबैंक मार्केट में लगाएं, भले आप ओपन मार्केट में लगाएं, तो डेफिनेटली आप एक तीसरी मार्केट में जा रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये ब्लैक मार्केट है। ब्लैक मार्केट एक और मज़े की चीज़ है। अगर हम ओपन मार्केट अगर हमने समझ लिया है, तो हम ब्लैक मार्केट एक और मज़े की चीज़ है। ब्लैक मार्केट में जो इनफ्लो है वो आता ही नहीं है। जिस तरह के आज के हमारे हालात हैं उसमें डॉलर का इनफ्लो आता ही नहीं है। वो हुंडी और हवाला के तरीके से वो वहीं पे बाहर पे ही डॉलर सेटल हो जाता है। यानी कि जो देखें, जब हम कह रहे हैं ना कि ओपन मार्केट में जो मेन सोर्स है वो है रेमिटेंसेस का सोर्स जो है, या ट्रैवलर्स का जो सोर्स है कि जो बाहर से लोग लेके आ रहे हैं और वो पैसे हमें यहाँ पे काउंटर पे तोड़ रहे हैं। तो जब वो इस चैनल के थ्रू नहीं आएगा तो यहाँ पे
3-4 लोग और भी आपको मिलेंगे। एक वो लोग मिलेंगे जिनको ये रेट वारा नहीं खाता, मतलब उसे समझ आती है कि यार इंटरबैंक मार्केट में 225-30 रुपए का बिक रहा है, ओपन मार्केट में 235 रुपए का बिक रहा है, लेकिन अगर मैं किसी और मार्केट में जाके बेचता हूं कि जो कि ना ओपन मार्केट है ना जो इंटरबैंक मार्केट है, ये 260-70 रुपए का भी बिक सकता है, तो वो नेचुरली उधर डाइवर्ट करेगा। या वो बंदा जो यहां से इलीगल बाहर गया हुआ है, तो वो ना बैंकिंग चैनल इस्तेमाल कर सकता है ना वो एक्सचेंज कंपनी इस्तेमाल कर सकता है, तो वो फिर एक और तीसरी मार्केट इस्तेमाल करेगा। या वो बंदा जो लिखत पढ़त से बिल्कुल ही बचना चाहता है, एक्सचेंज कंपनी में भी उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इंटरबैंक मार्केट में भी उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लेकिन वो अगर रिकॉर्ड नहीं रखना चाहता है तो फिर वो ब्लैक मार्केट में बेचेगा। ब्लैक मार्केट क्या चीज़ है? ब्लैक मार्केट वो चीज़ है कि जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ही नहीं है। ये जो पहली ओपन मार्केट है, हम इस ओपन मार्केट को इससे पहले कर्ब मार्केट कहा करते थे। ये कर्ब, KERB, कर्ब मार्केट कहा करते थे इन मनी चेंजरों को। कर्ब कहते हैं जो सड़क और फुटपाथ के दरमियान वो जो इस तरह से एक पैच बनता है ना, ये सड़क है, ये फुटपाथ है, उसके दरमियान ये जो जगह है, इसे कहते हैं कर्ब मार्केट। अगर आप पुराना जो इसको कराची याद हो, उसकी बोल्टन मार्केट में और जूड़िया बाजार में, या जिसको पेशावर याद हो उसके चौकियादगार मार्केट में, वो फुटपाथों के ऊपर वो मनी चेंजर बैठे होते थे, वो फॉरेन करेंसी बेचने वाले, तो उससे कर्ब मार्केट कहा जाता था। तो ये जो कर्ब मार्केट है ये बाद में ओपन मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज में शिफ्ट होगी। अच्छा, ये जो हम जो ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट में क्या होगा, इसका इनफ्लो बिल्कुल नहीं आता, जब कम आता है। ये होता क्या है कि एक बंदा बैठा हुआ है, ये इसका जो इनफ्लो है ये हवाला और हुंडी के तरीके से आएगा। मिसाल के तौर पे मेरा भाई जो है वो बैठा हुआ है, वो यूके में काम कर रहा है या वो काम कर रहा है अमेरिका में काम कर रहा है, और उसने मुझे पैसे भेजने हैं पाकिस्तान में। तरीकाकार क्या होगा कि वो एक ऐसे बंदे के पास जाएगा जिसका कोई कनेक्शन है यहाँ पे पाकिस्तान में, और वो उस पूरा जो हुंडी और हवाला का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के साथ वो लिंक्ड है। ये मुझे पता होगा कि ये बंदा मुझे वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करा के दे सकता है, और उस बंदे को भी पता होगा कि ये बंदा यहाँ से पैसे भेजना चाहता है। मैं अपने डॉलर जाके उस बंदे को दूंगा, यार ये पैसे $1000 तुमने अटक में मेरे भाई को पकड़ाने हैं। तो वो क्या करेगा कि वो मुझे एक कोड दे देगा, कि वो मुझे एक कोड देगा, और वो कोड वो अपने उस बंदे को जो अटक में या पिंडी में या उस अटक के करीब जो बंदा बैठा हुआ होगा, वो कोड उसको उसी वक्त शेयर करेगा कि यार इस कोड से जो बंदा तुम्हारे पास आएगा उसको तुमने इतने रुपए दे देने हैं। यानी कि वहाँ पे डॉलर उसको मैंने दिए हैं, मैंने अमेरिका में बैठा हुआ था, मैंने उसको डॉलर दिए हैं। वो बंदा अपने एजेंट को जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उससे कहेगा कि उसने रुपए देने हैं, ठीक है। मेरे पास वो कोड था, वो कोड मैंने वहाँ से फ़ोन करके अपने भाई को बताया कि यार ये कोड तुमने फलाने बंदे को जाके बताना है। वो फलाना बंदा जो उस बंदे का एजेंट है वो उसको जाके बताएगा, जितने उन डॉलरों के अगेंस्ट रुपए बनते थे वो रुपए मुझे वहाँ पे मिल गए हैं। यानी कि मैंने डॉलर कमाए हैं, मैंने उसको डॉलर दिए हैं, लेकिन डॉलर पाकिस्तान में आए ही नहीं है। डॉलर वहाँ पे आपका जो इनफ्लो था वो रुक गया, वो इनफ्लो आया ही नहीं है। जो इनफ्लो जो बन रहा था $1000 का वो आया ही नहीं है। उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी रुपए मिल गए। यानी कि आज से अगर आप साल पीछे चले जाएं या 2 साल पीछे चले जाएं तो क्या हो रहा था कि मुझे जब ये डॉलर की बहुत ज़्यादा शार्टेज नहीं थी तो मैं वो $1000 भिजवाता था या इंटरबैंक मार्केट से या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। मैं उस तरफ जाता ही नहीं था हवाला वाली मार्केट में, क्योंकि हवाला वाली मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इन तीनों मार्केट में रेट का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो क्या था कि मैं सीधा रेमिटेंसेस उसमें कंपनी के उसमें आउटलेट पे गया, मैंने वहाँ पे उसको भिजवा दिए और उससे मैंने डॉलर भेजे और यहाँ पे पाकिस्तान में डॉलर वसूल हुए। मुझे लोकल में रुपया ही मिलता है, लेकिन इस हवाला वाले केस में जो ज़्यादती हो रही है वो ये ज़्यादती हो रही है कि वहाँ पे मैंने डॉलर दिए हैं लेकिन मुझे डॉलर नहीं मिले हैं, पाकिस्तान में डॉलर आए ही नहीं है। इस वक्त जो हमारी रेमिटेंसेस कम हुई हैं पिछले 2, 3, 4, 6 महीनों में, ये इस शदीद शार्टेज में, डॉलर की शदीद शार्टेज में क्या हुआ है कि हमें वहाँ से वो इनफ्लो बन ही नहीं रहा है, इनफ्लो आ ही नहीं रहा है हुंडी और हवाला चैनल की वजह से। ये हुंडी और हवाला चैनल ये 9/11 से पहले तो बड़ी मशहूर चीज़ थी, और उसके बाद ये जब हुंडी और हवाला चैनल ये क्रैक हुआ और ये एक्सचेंज कंपनीज बनी और बहुत ज़्यादा हमारा जो वर्किंग रेमिटेंसेस था यहीं से डेवलप हुआ, यहीं से बढ़ना आगे शुरू हुआ। बाद में ये कम हो गया, लेकिन जब कभी भी शार्टेज होगी, जब कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी इनफ्लो आउटफ्लो पे डॉलर पे, जब कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी और इस तरह की एक ब्लैक मार्केट बनेगी। आउटफ्लो इस मार्केट से खामखा होता है। आउटफ्लो कैसे होता है
कि ये डॉलर बाहर की तरफ स्मगल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशावर बैठा हुआ है तो पेशावर से अफगानिस्तान में डॉलर जा रहे होंगे और बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इस वक्त। आपको अंदाज़ा होगा, आपने खबरों में भी पढ़ा है, सुना है, वो उसकी एस्टिमेट्स लग भी रहे होते हैं, बताया भी जा रहा होता है। ईरान जा रहे होते हैं यहाँ से, या बाकी मतलब बहुत सारी जितनी जितनी बाउंड्री है यहाँ से पैसे बाहर निकल रहे होते हैं इलीगल तरीके से। तो 3 मार्केट्स हो गई, इंटरबैंक मार्केट, ओपन मार्केट और हमारी ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में सबसे ज़्यादा रेट लगेगा। ब्लैक मार्केट में रेट क्यों लगेगा कि वहाँ पे वो बेसिकली आपकी असल में ये सप्लाई और डिमांड की वजह पे काम कर रही होती है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन से बाहर होती है। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी तो जिस वक्त में हमने जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि 3 रुपये 31 पैसे का डॉलर बनता है, तो किसी ने सवाल पूछा था कि आज भी क्या डॉलर और सोने के साथ बनता है, तो उसका जवाब है कि हाँ बनता है। डॉलर आज अगर आप जाएं तो गोल्ड आपको मिलेगा, एक औंस गोल्ड आपको $1852 का मिलेगा। सोना तोला है 1,86,400 रुपए का आज के दिन में। यहां से आप 1 ग्राम का रेट निकालें और यहां से आप 1 ग्राम डॉलर में 1 ग्राम सोने का रेट निकालें, इन दोनों को तकसीम करें, 270 रुपए बनते हैं। ये 270 रुपए असल में डॉलर का रेट है, लेकिन हमने स्टेट बैंक ने आर्टिफिशियली इसको 224 पे 225 रुपए पे रोक के रखा हुआ है। कैसे रोक के रखा हुआ है ये हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। वो इंटरवेंशंस करता है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अगर आप वो इंटरवेंशन ना करें, वो इंपोर्ट्स पे बैन ना लगाए, आज इस वक्त चंद घंटों में, 2 दिनों में, 1-2 दिनों में ये डॉलर यहाँ से 224-25 रुपए से उठ के 270 रुपए हो जाएगा। ये 270 रुपए हिसाब मैंने कैसे लगाया है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ से डॉलर का रेट निकाल लें, गोल्ड का रेट निकाल लें डॉलरों में, गोल्ड का रेट निकाल लें आप यहाँ पे इसमें रुपयों में, आपस में तकसीम करें, ठीक 270 रुपये निकलेगा। आज इसको मार्केट पे आप छोड़ दें, ये ठीक 270 रुपये का हो जाएगा। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कब तक ये आपका रेट बढ़ता रहेगा, ये जो प्रीमियम ये रहेगा जिस वक्त तक सेंट्रल बैंक इसको ओपन मार्केट पे नहीं छोड़ता। अगर आज सेंट्रल बैंक इसको ओपन मार्केट पे छोड़ दे, दो फायदे। एक नुकसान होगा कि शायद आपको लगेगा रुपया आपका डेप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन आप बहुत सारे डॉलर्स बचाना शुरू हो जाएंगे, आपकी ब्लैक मार्केट ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इन 3 एपिसोड्स में जो समझा है वो समझा है, पूरी इस डॉलर की मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की है। तो अगर हमें लगा कि हमने इसके ऊपर मज़ीद कुछ बात करनी है तो हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड में या फिर कभी बात करेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।